मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग भारत में मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिमंडल की शक्तियाँ और कार्य, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, लेकिन राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है। वास्तविक रूप में कार्यपालिका की यह समस्त शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है। राष्ट्रपति के नाम पर मंत्रिपरिषद ही शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग करती है। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का गठन। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा स्थिति के संबंध में बहुत कम उल्लेख किया गया है और अधिकांश में इस प्रकार की व्यवस्था परंपराओं पर छोड़ दी गई है। मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री तथा विभिन्न श्रेणियों के मंत्री होंगे। मूल संविधान द्वारा मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। संविधान के अनुच्छेद 75 के विभिन्न भागों में मंत्रिपरिषद की रचना के संबंध में केवल निम्न बातों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। नंबर 3, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नंबर 4, प्रत्येक मंत्री को अपने पद धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। नंबर 5, यदि कोई मंत्री अपना पद धारण करने के 6 माह बाद तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन सका तो उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना होगा। नंबर 6, मंत्रियों को वे सब वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे जो समय समय पर संसद विधि द्वारा निर्धारित करेंगे। मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में केवल यही कुछ औपचारिक व्यवस्थाएं हैं और इन औपचारिक व्यवस्थाओं से ये पता नहीं चलता कि वास्तव में मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है। व्यवहार में मंत्रिपरिषद का गठन एक बहुत अधिक कठिन तथा जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अनेक बातों को ध्यान में रखना होता है। मंत्रियों को चुनते समय शासक दल के विभिन्न सदस्यों की स्थिति, राष्ट्र के विभिन्न समुदायों तथा भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व, संसद के दोनों सदनों को उचित प्रतिनिधित्व, वे विभिन्न अवस्था वाले और विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर विचार करना होता है। मंत्रिमंडल की शक्तियाँ और कार्य। मंत्रिमंडल को ब्रिटिश शासन पद्धति की भांति भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जा सकता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के संबंध में कथित विभिन्न उक्तियाँ भारतीय मंत्रिमंडल के संबंध में भी लागू होती हैं। लावेल मंत्रिमंडल को राजनीतिक व्रतखंड के मेहराब के बीच का पत्थर कहता है और सर जॉन मैरियट का कहना है कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता रहता है। रैमजे मोर के शब्दों में मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का परिचायक यंत्र है। ग्लैडस्टोन का कहना है कि मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। मंत्रिमंडल के लिए लगभग इसी प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग बारकर, बेजाहट, एमरी और सर आइवर जेनिंग्स जैसे लेखकों द्वारा भी किया गया है। भारत में मंत्रिमंडल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना है। मंत्रिमंडल यह निश्चय करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में
दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। मंत्रिमंडल के द्वारा नीति निर्धारित कर चुकने के बाद संबंध विभागों के द्वारा इस नीति के आधार पर विभिन्न विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार कानून निर्माण का कार्य बहुत कुछ सीमा तक मंत्रिमंडल की इच्छानुसार ही होता है। प्रशासनिक नियमों का निर्माण भी कैबिनेट ही करती है। आग का यह कथन भारतीय मंत्रिमंडल पर लागू होता है कि कैबिनेट के मंत्री लोग नीति निर्धारित करते हैं, विनिश्चय करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप में पास कराना चाहते हैं। इस प्रकार उपयुक्त शक्ति के आधार पर कैबिनेट व्यवस्थापन पर भी नियंत्रण रखती है। नंबर 2, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। मंत्रिमंडल ही सरकार की नीति को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को एक सूत्र में बांधता है। व्यवहार राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है, इसलिए युद्ध, शांति या वैदेशिक नीति से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल देश की सर्वोच्च कार्यपालिका तथा राष्ट्रीय नीति का निर्देशक होता है। अध्यादेश तथा प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण मंत्रिमंडल के अधिकार और भी बढ़ गए हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। नंबर 3, मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार के विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय नितांत आवश्यक होता है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और इस बात का प्रयत्न करता है कि मंत्रिमंडल के समस्त विभागों में नीति व अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो तथा उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाए। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए ही वर्तमान समय में मंत्रिमंडलीय समितियों की स्थापना की गई है। नंबर 4, वित्तीय कार्य। देश की आर्थिक नीति निर्धारण करने का कार्य उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। इस हेतु उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सामने देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य वित्त विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। नंबर 5, वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण। कैबिनेट के द्वारा ही देश के वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण रखा जाता है। विदेशी राज्यों के अध्यक्षों या सरकारों के साथ समस्त वार्ताओं का संचालन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है और जब इस बात के परिणाम स्वरूप कोई संधि या समझौता हो जाता है तो संसद को उसके संबंध में सूचना दे दी जाती है और यदि आवश्यकता हुई तो संसद से उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में संसद की भूमिका बहुत ही गौण होती है। इसका प्रमाण यह है कि 1971 में सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि से पूर्व लगभग 2 वर्षों से बातचीत चल रही थी, लेकिन संसद को इस संबंध में तभी सूचना मिली जबकि अगस्त 1971 में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। कई बार सरकार विदेशों के साथ गुप्त संधियां और समझौते करती है और संसद को इस संबंध में सूचना भी नहीं दी जाती। वैदेशिक संबंधों के संचालन में
गुप्तता की आवश्यकता होती है और इसी कारण यह कार्य कैबिनेट के द्वारा ही किया जा सकता है, संसद के द्वारा नहीं। नंबर 6, नियुक्ति संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक और सेना के सेनापतियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से की जाती है। वास्तव में मंत्रिमंडल बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और देश की समस्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर उसका नियंत्रण होता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। साधारणतया लोग मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल को एक ही संस्था मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। मंत्रिपरिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य सामान्यतया 50 से लेकर 75 तक सदस्य होते हैं। इस कारण ये एक बड़ी संस्था है। इस मंत्रिपरिषद में 5 स्तर के सदस्य होते हैं, जिसमें से केवल प्रथम स्तर के सदस्यों को ही सामूहिक रूप से कैबिनेट कहा जाता है। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित प्रकार के 5 स्तर के सदस्य होते हैं। प्रथम, मंत्रिपरिषद के प्रथम स्तर के सदस्य मंत्री कहलाते हैं और वे मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट के सदस्य होते हैं। भारत में इनकी संख्या विविध समयों पर 12 से 32 तक रही है। साधारणतया ये मंत्री किसी न किसी प्रमुख विभाग के अध्यक्ष होते हैं। द्वितीय, कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होते हुए भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। वे मंत्री भी विभागों के अध्यक्ष होते हैं और उन्हें मंत्रिमंडल के सदस्यों के समान वेतन मिलता है, किंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में इनके द्वारा अधिकार के रूप में नहीं, वरन प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाने पर ही भाग लिया जाता है। तृतीय श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं, जिनकी स्थिति पूर्ण मंत्री तथा उपमंत्री के बीच की होती है। ये विशेष महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित रहते हैं और कभी कभी इनके द्वारा विभाग के समस्त प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को मंत्रिमंडल की उन बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है जबकि उनके विभाग से संबंधित प्रश्न मंत्रिमंडल के विचाराधीन होते हैं। चौथे, राज्य मंत्रियों के बाद उपमंत्रियों की श्रेणी आती है, जो ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं। पांचवें, उपमंत्रियों के नीचे के स्तर के संसदीय सचिव होते हैं। वे विभागीय मंत्रियों को प्रशासनिक तथा विशेष रूप से संसदीय कार्यों के संबंध में सहायता पहुंचाते हैं। उपयुक्त पांचों श्रेणियों के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद एक बृहत संस्था है जिसमें सभी श्रेणियों के मंत्री सम्मिलित रहते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रिपरिषद के अंतर्गत एक छोटा सा समूह होता है जिसमें सिर्फ प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं, जो विभागों के प्रधान होते हैं और जिनके द्वारा सामूहिक रूप से संपूर्ण प्रशासनिक नीति का निर्धारण किया जाता है। रेमजे मोर ने मंत्रिमंडल के संबंध में कहा है कि यह मंत्रिपरिषद का हृदय है, शासन का परिचालन यंत्र है जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के राजनीतिक अधिकारी सम्मिलित रहते हैं। इसी प्रकार मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन मंत्रिमंडल एक ऐसी संगठित इकाई है जिसके सदस्य मंत्रिपरिषद के केवल कुछ ही लोग होते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्रिपरिषद का भीतरी चक्र है। यह मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक समिति के रूप में होता है।